आपने महामंत्री जी को टाइपिस्ट कह के संबोधित करा। क्या आपके यहाँ पार्टी में महामंत्री टाइपिस्ट होते हैं? आप बिल्कुल आपके हिसाब से जहाँ ठीक आप समझें, आप उनसे पूछें क्या इन शब्दों का उपयोग क्या क्या है। भारतीय जनता पार्टी के से छोटे कार्यकर्ता और बड़े बड़े पदाधिकारी से आप पूछ सकते हैं कि इनकी कार्यशैली को लेकर मैंने हमेशा हर बैठक में इनकी प्रशंसा की है। आप अपने स्तर पर एसपी और एडिशनल एसपी से और एक कार्यकर्ता और से उनको पूछो, ये टाइपिस्ट ये इनके मन की है। अब ये कुछ भी कहें कोई बात नहीं। ये मोर्चा वास्तव में पार्टी की कसौटी पर खरा नहीं उतरा और मैं इसके अंदर स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हूं। धोख लगने को दुकानदारी मानते हैं? ये परंपरा ठीक नहीं है। मैं कई लोगों को मना करता हूँ, ये धोख देना क्या है जी। अगर मिस कॉल वाला सिस्टम इतना खराब था तो फिर इसको बंद क्यों नहीं किया आपकी पार्टी के द्वारा? और मैं इसमें क्या इसी वजह से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है भाजपा? देखिए, मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मिस कॉल से कोई भी बन सकता है। क्या किसके माथे पे लिखा हुआ है कि ये HSA या भविष्य में ऐसा कुछ काम करेगा है? आगे खड़े होकर फोटो खिंचवा दी है जी। अब हमारा दुर्भाग्य जी। लेकिन कुछ जगहों से शिकायत भी आई थी, आप चाहे मैं उसका प्रूफ दे दूंगा। अभी आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्ट आरोप नहीं लगूंगा जी, लेकिन आप मेरे साथ में चलना, किस प्रकार की धमकियां किन लोगों को दी गई जी, और इसकी सच्चाई भी हमने प्रयास किया। ये फोटो कहाँ से थे, इन फोटो को तैयार कराने में किन किन लोग, हमारी पार्टी कुछ लोग लगे हुए थे जी, ताकि इसको पूरे देश के अंदर वायरल कराकर हमको घेरने की कोशिश की। अब सांप मर गया और लाठी पीटने से कोई मतलब नहीं है जी। लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं को जिनको हमने जिम्मेदारी सौंपी, अगर वो अपनी पार्टी की कसौटी पर खरा नहीं उतरते हैं तो हमने निकट भविष्य में उनको किसी प्रकार की सूचना देना बंद कर दिया। मगर नहीं, ऐसे व्यक्तियों से पार्टी की बदनामी होती है तो हमने कहा नहीं, ये जो कुछ एक कतिपय लोग हैं वही 4 और 5। तो फिर उनको हटाया क्यों नहीं किया? आपके पास पावर थी, आप हटा देते। शीशे के मकान में बैठे हुए लोग दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। अपने आचरण विचार और व्यवहार को देख लेना। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आज एक कद्दावर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है रविंदर जी श्रीमाली, जो कि शहर भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं और कभी भी निवर्तमान हो सकते हैं। अब तक हमने चैनल के माध्यम से कई अध्यक्ष पद के जो दावेदार हैं उनके मन की बात आपको बताई। आज हम बात करेंगे शहर के जिलाध्यक्ष, भाजपा के जिलाध्यक्ष रविंदर जी श्रीमाली से। आप बताएं, आपके 6 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा, उसकी एक रिपोर्ट कार्ड आप स्वयं बताएं। सबसे पहले तो मैं मयूर जी आपका और आपके चैनल का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और 6 साल का रिपोर्ट कार्ड, मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूं कि प्रत्येक मंडलाध्यक्ष, पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, पार्टी के जिला पदाधिकारी से लेकर बूथ इकाई के जो अध्यक्ष और उनकी टीम ने जी इन 6 सालों में पार्टी को जो जो कार्यक्रम मिले हैं उन कार्यक्रमों में अपना सहयोग देकर राजस्थान के प्रथम 5 जिलों में उदयपुर की पहचान जो है जी उन्होंने दिलाई है अपने कार्यों के द्वारा। तो मैं उन सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। ये केवल एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है जी, ये पूरी टीम भावना जी। और जिस टीम ने जो काम किया है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है जब मंडल अध्यक्षों का गठन हो रहा था और माननीय हमारे पर्यवेक्षक के रूप में प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी साहब पधारे थे यहाँ पर। तब उन्होंने मंडल अध्यक्षों से कहा था, भाई आपका पूर्णकालिक समय है। कुछ लोग तो समझ गए थे, कुछ लोग नहीं समझ गए। उनका पूर्णकालिक क्या होता है? पूर्णकालिक मतलब आपको पार्टी का काम पूरी ताकत के साथ में, पूरे समय के साथ में, और जब भी जो कार्यक्रम मिले उसको आपको पूरा करना है। जी।
जो लोग नहीं समझ में, जिनको उसमें पूर्णकालिक समझ में नहीं आया, वो सब एक दो जने थे, जी तो उनका भाई साहब ये पूर्णकालिक वास्तव में, जो भाई साहब ने कहा अब आप पूर्णकालिक हमें अर्थ बताओ जी कि पूर्णकालिक मतलब जो आपको वहाँ से प्रदेश नेतृत्व से जो काम मिले संगठन का, जी। उसको अपने निश्चित अवधि में पूरा करना है और जो गाइडलाइन है उसको पूरा करना है। जी वैसा काम तो खूब हो गया है, लेकिन काम है तो चुनौती है, जी इस चुनौती को पूरा करना है। तो सभी ने भले कैसी परिस्थिति हो, अपना परिवार, अपना स्वास्थ्य, अपना रोजगार, उन सबको भी छोड़कर पार्टी के कार्य को प्राथमिकता दी। और मैं इसलिए कह सकता हूँ उन कार्यकर्ताओं के बल पर जो संगठन के 6 वर्ष में जिस प्रकार से धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, संगठनात्मक कार्य जो मिले, उन सभी कार्यों को हमने बहुत पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में, निष्पक्षता के साथ में, ईमानदारी के साथ में और कार्यकर्ताओं के सहयोग से पूरा किया। तो मन के अंदर आज इस बात की अनुभूति होती है कि जब प्रदेश के अंदर चाहे हमारा सदस्यता अभियान हो, चाहे फोटो युक्त बूथ समिति का जी केंद्र हो, और चाहे समर्पण निधि और अनेक ऐसे जो काम मिले, एक जन आक्रोश यात्रा से लगाकर प्रत्येक कार्य में कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया। और उसके कारण झुंझुनू के अंदर जो प्रदेश समिति हुई थी, उसके अंदर उदयपुर शहर जिला की प्रयुक्त प्रताप भाई आदरणीय हमारे चंद्रशेखर जी भाई साहब ने जी। इसी प्रकार जयपुर में जो हमारा कार्यक्रम था, प्रदेश स्तर पर जो बैठक हुई, संगठन की बैठक थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बहन रंजनी डांगी उसकी प्रमुख थी। तो समर्पण निधि में भी हमारा जो जिला है ये अमल रहा है। और अभी हमारे करण सिंह जी सक्तावत जो हमारे प्रभारी थे इसके सदस्यता अभियान के, सारे राजस्थान के अंदर बूथ संख्या की दृष्टि से अगर विचार करें तो हमारा शहर जिला, उदयपुर शहर जिला, उसके अंदर प्रथम आया। तो ये हर कार्यकर्ता का योगदान है इसके अंदर। इसलिए मैंने भी अपने मन के अंदर केवल कार्यकर्तापन का भाव लेकर जो काम किया। जी अच्छा, अब आप सभी को बता दें कि उदयपुर जो जिला है उसको राजस्थान के टॉप 5 जिलों के अंदर स्थान मिला है और उसके कप्तान रविंद्र जी श्रीमाली थे। तो आपको तो श्रेय जाता ही, क्योंकि इंडिया टीम अगर मैच जीती, वर्ल्ड कप जीती थी, तो धोनी को तो श्रेय जाना ही था। हालांकि पूरी टीम की मेहनत होती है, पर धोनी कप्तान है तो कप्तान के हिसाब से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप बताएं कि अब जो जिलाध्यक्ष के लिए जिस तरह से आयु वर्ग निर्धारित करा है 45 से 60 वर्ष, उसको कितना उचित मानता है? जहाँ तक इस बार थोड़ी कठोरता थी, उसके अपवाद के रूप में मेरा ही बता रहा हूँ मैं आपको जी, क्योंकि जब मैं 63 ईयर्स का था तो मैं उस 45-60 की सीमा उसमें भी थी, मैं भी आउट था। लेकिन नेतृत्व ने मुझको अवसर दिया। मैंने साफ कहा था, मैं कि भाई साहब मैं आपकी 45-60 वाली रेंज में नहीं हूँ और किसी को मौका मिले। लेकिन जो संगठन ने काम दिया, सबको साथ में लेकर प्रयास किया है। इस बार विशेष तौर से जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कुछ मंडलों के अंदर 50% मंडलों के अंदर ये जो आपका है संगठन पर्व के रूप में मनाया और वो जो निर्वाचन हुआ उनका जी, लेकिन उसके बाद में भी अधिकांश ऐसे जिले भी थे जहाँ पर इस प्रक्रिया को पूरा करने में 40-50% और उतने काम हुए। तो उसको लेकर हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने, वी संतोष जी ने एक बार पुनः प्रदेश में यह संदेश दिया कि नहीं, एक बार सभी हमारे जो पेंडिंग्स जितने भी हमारे मंडल हैं उनके चुनाव कराए जाए और उसके पश्चात ही जिलाध्यक्ष का चुनाव होगा। पहले सोचा था कि भाई ठीक है, हमारे मान लो 12 में से 7 के हमारे हो गए तो 5 हैं तो 5 मनोनीत कर देंगे, उसके बाद में अध्यक्ष का हो जाएगा। लेकिन जयपुर में बैठक बुलाकर जो हमारी इस टीम के पदाधिकारी सदस्य थे, उन सब ने वी संतोष जी की बात को सुना, समझा और एक संदेश दिया। प्रत्येक जिले के अंदर चुनाव प्रभारी के रूप में जो भेजे, उन सब ने भी इस काम को ये विचार किया कि ठीक से चयन हो जाए। रविंद्र जी काफ़ी प्रबुद्धशाली व्यक्ति हैं, शहर के अंदर एक बड़ा नाम है। आपको नहीं लगता कि उम्र जब बढ़ती है तो उसके साथ तजुर्बा भी बढ़ता है, तजुर्बा बढ़ता है तो बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है? ब्राह्मण कुल से हैं, बुद्धिमत्ता तो आप में है ही है।
बुद्धिमत्ता जरूरी है इस पद के लिए क्योंकि कांटों भरा ताज है। भाई पुरानी एक कहावत भी है कि थारों अतरी दिवाली ज्यादा में देखी है, तो उस ज्यादा दिवाली का फायदा संगठन उठा सकता था। देखिए, आपका प्रश्न बहुत सटीक है। कई लोगों ने इस बात को कहा भी है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर विचार विमर्श किया है, लेकिन इस बार का जो रुख है होगा नहीं, 60 साल से ऊपर वाले किसी भी व्यक्ति को हम जिलाध्यक्ष नहीं बनाएंगे। उनकी जो सोच है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर विचार किया जाए जी, तो जो भी व्यक्ति इसके अंदर काम कर रहे हैं, वर्षों का अनुभव भी है, वो है साल 2 साल 3 साल का यदि इसमें अंतर मानकर उनको अवसर प्रदान किया जाए तो मैं सोचता हूँ ठीक है। लेकिन संगठन से हम सभी लोग बंधे हुए हैं, संगठन की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन से हम इतर नहीं जा सकते हैं जी। तो इसलिए मेरा निवेदन है जी। कि मैं इस पर, आपने पूछा, मैंने अपनी भावना भी व्यक्त कर दी है जी, लेकिन जो गाइडलाइन और जिस प्रकार से प्रदेश नेतृत्व जो तय करेगा उसके अनुसार ही रचना होगी और उसी को ध्यान में रखकर हमारे यहाँ पर जिलाध्यक्ष का चयन होगा। और इस चयन में इस बात को भी यहाँ के कई लोगों ने अपने पत्र के माध्यम से भी प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया, केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया कि आयु सीमा में कुछ होना चाहिए। लेकिन हम इतने बड़े विचारक, संगठक जो पूरे देश के अंदर इस पार्टी को चला रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो मैं सोचता हूँ उनके पास भी विभिन्न राज्यों से सुझाव गए होंगे, तो सोच समझकर इस काम को उन्होंने, हमने देखा कि बढ़ती उम्र के साथ आदमी बूढ़ा होता है, पर आपकी पार्टी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे और यंग होती जा रही है। देखिए, अब इसके पीछे कुछ न कुछ सोच, और निश्चित रूप से सोच में कि सोच ये कि मान लो युवा हों, अवसर प्रदान करेंगे तो वो अपनी ऊर्जा का पूर्ण समर्पण पार्टी के लिए करेंगे और जो पार्टी को जो अपेक्षा है युवाओं से, उस पर खरा उतरने का प्रयास। अच्छा, अब एक मुख्य सवाल, आपकी पार्टी ने जो संगठन के चुनाव है उसको लेकर एक निर्वाचन अधिकारी हर जिले में भेजे हैं। आप कहीं चुनाव भी लड़े हैं, कहीं चुनाव लड़वाए भी हैं, जिलाध्यक्ष रहते हुए भी और पार्टी के आम कार्यकर्ता रहते हुए भी। निर्वाचन अधिकारी का क्या कार्य होता है, आज चैनल के माध्यम से आप बताएं। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, वास्तव में लोगों को मालूम चले। हमने इस यहाँ पर पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से, जिस प्रकार से पार्टी ने आह्वान किया कि प्रत्येक मंडल में जो हमारे प्रदेश से जिला संगठन के इस चुनाव के अंदर संगठन पर्व को लेकर जिनको जिला प्रभारी नियुक्त किया, उन्होंने आकर प्रत्येक मंडल के अंदर बैठक की। प्रत्येक बैठक में मंडल के अंदर जो बैठक कराकर कार्यकर्ताओं ने जो नाम दिए हैं, उन कार्य नाम को उन्होंने संगठित किया है, संकलित किया है और संकलित कराकर जो हमारे प्रत्येक मंडल के हमारे मंडलाध्यक्ष तो ही हैं, लेकिन मंडलाध्यक्ष के साथ में जो प्रभारी जी भी हैं, उनसे भी चर्चा कराकर प्रयास ये किया कि 3 नामों का पैनल बन जाए और उन 3 नाम के पैनल को लेकर हमारे यहाँ की जो प्रभारी वीरमदेव सिंह जी हैं अभी जी, वो पूरा पैनल लेके गए। उसके पश्चात राजस्थान के अंदर जिनके संगठन पर्व की जिम्मेदारी दी गई है, नारायण जी पचारिया हैं, आदरणीय अरुण जी हैं और भी जो लोग इस कमेटी में हैं, उस कमेटी के सामने सवाल यही तो पूछना चाह रहा था आपसे। आप चुनाव भी लड़े हैं और लड़वाए भी हैं। निर्वाचन अधिकारी का काम तो ये होता है कि आकर जिसको मंडल अध्यक्ष बनाना है उसको सर्टिफिकेट या उसे जो भी उनको उपरना उड़ाकर उनकी जो प्रक्रिया है वो पूरी करे। अब निर्वाचन अधिकारी भी यहाँ से लिस्ट बना के ले जा रहा था, वो काम तो जिलाध्यक्ष भी कर सकते थे। देखिए, आपने प्रश्न अच्छा पूछा है, लेकिन मैं निवेदन करूँ आपसे, स्वस्थ लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन कराकर जी, कल एक भी कार्यकर्ता है नहीं कि मेरी भी इच्छा थी, मेरे को मंडलाध्यक्ष बनना है, मेरा नाम क्यों नहीं। अब ये गुण तो उसकी कार्यक्षमता, जाति, वर्ग और अनेक बातों को ध्यान में रखकर जो श्रेष्ठ 3 जो नाम सामने है जो तय करते हैं, मंडल के प्रभारी भी करते हैं, हमारे चुनाव यहाँ पे अधिकारी 2 जो इस जिले के हमारे आदरणीय खुबीलाल जी पालीवाल और तखत सिंह जी और उस मंडल के प्रभारी और मंडलाध्यक्ष, ये चारों बैठ कर उसमें तय करते हैं और वीरेंद्र सिंह जी मॉनिटरिंग पूरी कर रहे हैं जी। तो 2 जो हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, तखत सिंह जी और आदरणीय खुबीलाल जी, और मैं भी इसमें सभी मंडलों में लगभग जाने का प्रयास किया। जिसने अपनी बात रखी उसको नाम को नोट कर लिया
अब भाई आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर विभिन्न मंडलों में जिस प्रकार जो नाम सामने आए, और ये मैं इसको आपसे इसलिए कह सकता हूँ कि वास्तव में कार्यकर्ताओं ने जो प्रभारी के रूप में जो लोग गए, कार्यकर्ताओं की राय आई, और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर जो श्रेष्ठ कार्य करने वाले निर्विवाद रूप से 7 मंडलों के नाम आए, 7 मंडलों की घोषणा कर दी गई। वो भी इसलिए करनी थी, एक प्रक्रिया उन्होंने तय की कि यहाँ पर जिला हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं, वो वहाँ पर 3 के नाम लेके आएंगे, 3 का पैनल लेके आए हैं जी, और उसके बाद उसमें गुणदोष पर विचार किया जाएगा जी। तो सबने बैठकर विचार किया, जो प्रभारी यहाँ से गए उन्होंने भी विचार किया, तो पूरे संगठन ने विचार किया, तो मेरा मानना है प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी विचार किया इसके ऊपर। कई पदों पर आसीन रहे। पुरानी जो प्रक्रिया थी जिससे होकर मांगीलाल जी भी गुजरे, जिलाध्यक्ष बने, चुनाव लड़कर, युधिष्ठिर जी भी चुनाव लड़े, ताराचंद जी भी चुनाव लड़े, सभी आपके जो बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़कर आगे बढ़े हैं। पार्टी ने उस प्रक्रिया को क्यों छोड़ दिया? नई प्रक्रिया एडॉप्ट करने की कहाँ जरूरत पड़ी? देखिए पार्टी के, अगर लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, आपने अभी अपनी बातों में दोहराया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्यों छोड़ा गया? बात तो बहुत सटीक है, लेकिन पिछला जिस प्रकार का अनुभव रहा है और केंद्रीय नेतृत्व में जिस प्रकार का एक निर्णय किया है, उसमें आपने कई प्रकार की गुटबाजी, कई प्रकार का एक दूसरे के प्रति नाराजगी, ये मेरा वो उसका, तो कहीं न कहीं मन के अंदर मनभेद और मतभेद दोनों जी। इस और भी हो सकता है, इसको मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन इसको ज़्यादा प्रदेश वाले बता सकते हैं। इसलिए उन्होंने स्वस्थ लोकतंत्र की इस परंपरा को ध्यान में रखकर कि सबको अपना अपना पक्ष सब रखें जी। अब उसके बाद में जो नाम आए, कार्यकर्ताओं से एक निवेदन और करना चाहूँ मैं जी, जो नाम आए उसके बारे में हमारे यहाँ के प्रभारी जी ने उस मंडल के अंदर प्रबुद्ध जन जो पुराने नए जनसंघ के समय से भी हैं जी, उनसे भी प्रयास किया कि भैया 3 नाम, इन 3 नामों में जी, कौन ठीक है। समाज के कुछ लोगों के गणमान्य जो है जी, उनसे भी हमारे प्रभारी जी ने जानकारी दी। अभी एक ये हिडन एजेंडा था इसके अंदर जी, लेकिन उसमें भी उन नामों पर जो चर्चा की है, तो मैं सोचता हूँ जो कुछ निर्णय संगठन ने भी किया है, मेरी दृष्टि से तो मैं इसको ठीक मानता हूँ। जी। ताकि किसी को शिकायत नहीं रहे कि साहब मेरा नाम नहीं आया। अब जो 3 नाम, अब जो बात है सोशल इंजीनियरिंग की वाली बात है, तो ये भी सब देखना पड़ेगा कि केवल सब क्या जातिवाद को नया नाम सोशल इंजीनियरिंग दिया गया? नहीं, देखो नया नाम तो कारण है ना। मान लो जातिवाद, मान लो अभी कुछ नाम आए जो श्रेष्ठ कार्य कर रहे थे, उसमें 3-4 ब्राह्मण के नाम आ गए, 3 ब्राह्मण के नाम आ गए, तो ये बात क्या केवल ब्राह्मणों की पार्टी होगी क्या? इसलिए ब्राह्मण कार्यकर्ता या जैन कार्यकर्ता या फिर क्षत्रिय या ओबीसी का या SC ST किसी भी वर्ग का कार्यकर्ता श्रेष्ठ कार्य करें तो हम प्रयास ये करें कि उनको प्राथमिकता दें। लेकिन क्योंकि ये पार्टी क्या है, सर्वग्राही है जी, सबको साथ में लेकर, तो सबका साथ सबका सबका विकास। विकास, इसलिए इस बात को ध्यान में रखें, प्रयास ये रहे। ये जातिगत नहीं है, क्योंकि देखिए सभी जातियों को तो वरना पहुंच जाएगी ये तो खाली इन लोगों की पार्टी है क्या जी, यार, ये मंडल ही है, तो उसमें जिस मंडल में जो बाहुल्य है, जी। जो कार्यकर्ता श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, जो कार्यकर्ता पार्टी की कसौटी पर खरा उतरा है, जो कार्यकर्ता पिछले 5 साल ही नहीं बल्कि उससे पहले भी पार्टी के प्रत्येक धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, कार्यक्रम और संगठन की बैठकों में बराबर निरंतर आता है, तो ये सब मापदंड है उस चीज के। जी, तो मेरा मानना है कि जिसने पार्टी को बहुत कुछ दिया अपने परिश्रम से, ऐसे कार्यकर्ताओं को मेरी मान्यता है कि पहली प्राथमिकता ऐसे कार्यकर्ताओं को देनी चाहिए। अब संगठन के चुनाव की तो बात कर ली, प्रक्रिया की बात कर ली है, अब कुछ एक कमियां आपके कार्यकाल में रही उसकी बात करते हैं। एक ताजा उदाहरण हमने देखा कि जब तक गुलाब जी की छत्र छाया में था पूरा उदयपुर, तब तक तो कभी कोई विवाद की स्थिति कभी उत्पन्न होती नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ कि महामंत्री जी ने मोर्चा खोला पार्टी के खिलाफ। उसमें आरोप यह लगा आपके ऊपर कि आपने महामंत्री जी को टाइपिस्ट कह के संबोधित करा। क्या आपके यहाँ पार्टी में महामंत्री टाइपिस्ट होते हैं? देखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप निष्पक्ष, निर्विवाद और कोई ऐसा मुद्दा है तो उसको परख कर आप अपनी ओर से यह
प्रयास करते हैं कि वास्तविकता क्या, सत्य क्या है, असत्य क्या है। जी। माननीय मनोज जी, उनके साथ में कार्यकर्ता और एसपी साहब के ऑफिस में हम गए। इनके जो कोई मामा जी का कोई विवाद था उसको लेकर चर्चा की, साथ में कार्यकर्ता भी और थे। मैं जिंदगी में, मेरा असूल है, मैं जो कहता हूँ बहुत स्पष्ट कहता हूँ, मैं कभी भी इस प्रकार की भाषा का उपयोग कभी नहीं करता हूँ। जी। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि मैंने टाइपिस्ट कहा है, आप वहाँ पर उसमें तत्काल अभी गए, एसपी साहब भी थे उस बैठक में, जो अपनी व्यथा कह रहे थे उसमें, और एसपी साहब के साथ साथ में हमारे एडिशनल एसपी सिटी आदरणीय उमेश जी ओझा भी थे। आप बिल्कुल आपके हिसाब से जहाँ ठीक आप समझें, आप उनसे पूछें क्या इन शब्दों का उपयोग क्या क्या है। हमें भी यकीन नहीं है ना सर, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। भैया जी, जोशी जी, मैं आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ, मनोज जी की कार्यशैली से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, और पिछले 4-4.5 साल में जिस प्रकार से परिश्रम भी किया, पार्टी के हर कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सहभागिता से एक अच्छे संगठक के रूप में, अच्छे पदाधिकारी के रूप में, महामंत्री के रूप में अपने जो कर्तव्य का उन्होंने निर्वहन किया है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ जी। और इसलिए जिस दिन अपनी जो व्यथा वहाँ एसपी साहब के वहाँ गए थे, उन्होंने बताई, उनको लगा कि शायद मेरे द्वारा ये गया कि टाइपिस्ट है, मेरी ज़िंदगी में मेरी आदत है। और आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, पिछले किसी भी कार्यकर्ता से, भारतीय जनता पार्टी के से छोटे कार्यकर्ता और बड़े बड़े पदाधिकारी से आप पूछ सकते हैं कि इनकी कार्यशैली को लेकर मैंने हमेशा हर बैठक में इनकी प्रशंसा की है, इनका अभिनंदन किया है, इनकी बढ़ाई की है, इनका जो समर्पण भाव कार्य के प्रति है उसके लिए मैंने हमेशा कहा। और मैं तो ये और कह सकता हूँ, आप अपने स्तर पर एसपी और एडिशनल एसपी से और एक कार्यकर्ता और से उनको पूछो, ये टाइपिस्ट, ये इनके मन की है। अब ये कुछ भी कहें, कोई बात नहीं, मनगढ़ंत बात है ये बात, ये टाइपिस्ट शब्द मैंने उपयोग नहीं किया और नहीं किया। चलिए ठीक है। अब एक मुख्य सवाल और आपसे, हालांकि ये काटो बरा तख्त है, पर इस पर आप 6 साल से बैठे हैं, आपने बहुत ही तालमेल बिठाया, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर उदयपुर जैसा जो अभेद किला है, इसमें हमेशा जीत इजिकल टू भाजपा ये भी करना, और साथ में जो सीनियर लीडर उनका तालमेल बिठा के रखना। क्या मोर्चों में भी रविंदर जी का दखल रहता है? देखिए, हमारे यहाँ पर जो भी मोर्चों के अध्यक्ष जो बनते हैं, तो वो क्या आपसी तालमेल से सबसे चर्चा करा कर, विचार विमर्श करा कर उनको करते हैं। मोर्चों ने भी अच्छा काम किया है। मोर्चों में रविंदर जी का दखल रहता है, हाँ या ना? कार्य की दृष्टि से दखल नहीं, कार्य जो काम उनको होते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनकी पीठ थपथपाई जाती है, और जो काम नहीं करते उनको कहते हैं भाई अपन ये एक अपन जैसे अपने जैसा रेंट वाली बात करें पुरानी, रेंट जो जिस प्रकार चलता है, बेल एक अंदर का होता है, एक बाहर का होता है। एक बेल के खान आ जाती है, मतलब खान का मतलब उसके यहाँ पीड़ा हो ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि और तो आपने तो ये कार्य का भार है, जो नहीं करता फिर को अदला बदली भी करते हैं, इसको भाई इसके खान आ गई, इसके ज़्यादा तकलीफ, इसको ये जो थोड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक मोर्चे के अध्यक्ष ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया कि उनकी कार्यकारिणी में भी आपने कई बार रोक लगाई, आपकी पसंदीदा आदमियों को उनकी कार्यकारिणी में जोड़ने का दबाव बना। इस बात में कितनी सच्चाई? अल्पसंख्यक मोर्चे की बात कर रहा हूँ। अख्तर सिद्दीकी ने आरोप लगाया तौकीर नाम के व्यक्ति को महामंत्री बनाने को लेकर, इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई है। मुझे नहीं मालूम था कि ये व्यक्ति का चरित्र इस प्रकार का है जी, इसलिए 101% तब भी कहा था, मुझे बताओ कि संख्या कहाँ हुई उनकी जी। और जिस प्रकार का, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इस मोर्चे के गठन में मैंने अपनी मर्जी से नहीं, जिनकी भी सहमति से नाम आया, ये मोर्चा वास्तव में पार्टी की कसौटी पर खरा नहीं उतरा, और मैं इसके अंदर स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। चलिए, दूसरा सवाल आपसे, क्या धोख लगने को दुकानदारी मानते हैं? ये परंपरा ठीक नहीं है, मैं कई लोगों को मना करता हूँ। ये धोख देना क्या है जी? हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या अपने माता पिता के अपन प्रतिदिन धोख लगाती क्या घर पे भी? जी, पर सिखाते तो यही है। नहीं, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है,
बहुत गुणों में अच्छे हैं। मैं भी लगाता हूँ, एक दो जनों ज़्यादा नहीं लगाता हूँ। जी मैं भी जैसे भानु कुमार जी शास्त्री की दौड़ लगाता था, आदरणीय गुलाब चंद कटारिया साहब की अभी भी दौड़ लगाता हूँ कि जी राजनीति के अंदर जिन्होंने उच्च आदर्श जिया है, जी अब आगे जो भी आ रहा है ये आया, ये आदमी क्या है जी और मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं उनके वापस पाँव पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे में दुख लग दूंगा। जी मैं इस परंपरा को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। और नहीं, मैंने आपने कभी देखा होगा, आप मेरे पिछले आप चित्र भी कहीं देखना, जी कोई आता है उसको मना करता हूँ, मेरे हृदय से आप आए आए हाथ जोड़ लीजिए, अभिवादन कर लीजिए। ये जो परंपरा है रोक देने की, ये पार्टी को रसातल में ले जाने वाली, और पार्टी के कार्यकर्ता जो अपने आप को समझता हो अहम ब्रह्मास्मि, ये कहीं न कहीं उनके भावों को इस प्रकार जगाने का, इसलिए इस प्रथा को तो रोकना चाहिए। मैं कुछ कहेंगे, आप तो खुद लगते हो, जो मैं लगता हूँ केवल 3-4 ऐसे उच्च आदर्श के व्यक्तित्व के, बाकी ये प्रथा ठीक नहीं। गौस मोहम्मद के साथ रियाज अट्टारी के साथ फोटो वायरल होता है, जिसकी सजा जिलाध्यक्ष अख्तर सिद्दीकी को भुगतनी पड़ी। इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, वहाँ पर ये मिस कॉल के माध्यम से सिद्दीकी के ऑफिस के अंदर कुछ लोगों को बुलाया गया, मुस्लिम समाज के भी उसके अंदर थे, और क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा सदस्यता अभियान का जो क्या, आप बैनर देखना उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, आज बात उनसे बात हुई, उन्होंने जो अगर मिस कॉल वाला सिस्टम इतना खराब था तो फिर इसको बंद क्यों नहीं किया आपकी पार्टी के द्वारा? और मैं इसमें क्या इसी वजह से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है भाजपा? देखिए, मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं तो इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि उसके अंदर जो 2 व्यक्ति आए, क्या नाम है उनका, रियाज अट्टारी और मोहम्मद गौस। रियाज आया था उसमें, तो रियाज उसमें साइड में खड़ा हुआ था। करण सिंह सख्तावत हमारे इसमें सदस्यता अभियान के प्रभारी थे उसमें, और सेंट पॉल के पास में इसका जो ऑफिस है वहाँ पर बैनर भी लगा हुआ था। जी, मिस कॉल से कोई भी बन सकता है क्या? किसके माथे पे लिखा हुआ है कि ये एचएस है या भविष्य में ऐसा कुछ काम करेगा है? आगे खड़े होकर फोटो खिंचवा दिए जी। अब हमारा दुर्भाग्य जी कि अब जो वो नए सदस्य बनाए उनको तो ऊपर ना उड़ाना पता, तो मैं साइड में, आप फोटो देखना उसके अंदर। बिल्कुल नहीं, इसमें किसी तरह का आरोप नहीं। देखिए, किसी के साथ फोटो खिंचाने पर हम तो कोई उसको गलत नहीं मान रहे। अगर वो तो गलती से हो गया, कारण अब अपने को क्या मालूम, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं जाके बाहर कुछ गुनाह कर रहा हूँ, उसकी सजा आप क्यों भुगतेंगे? मैं यहाँ पर मैं इसमें एक निवेदन और करूँगा जी, यहीं पर नहीं, पूरे देश के अंदर ये इसका प्रचार प्रसार किया गया कांग्रेस द्वारा। जी जी जी। ये हत्यारा पार्टी का सक्रिय सदस्य है, इस प्रकार का एक मिथ्या जी आरोप भी लगाया गया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पर सक्रिय सदस्य उसी को बनाया जाता है, पूरी उसकी छानबीन करा के उसके बाद में कोई हमारा सक्रिय सदस्य नहीं है। ये तो देखो, समय बड़ा बलवान होता है, और सच्चाई को आप बहुत तक छुपा ही नहीं सकते हो। इन्होंने सबने प्रयास कर लिया, लेकिन इतने वर्षों से, जनसंघ के समय से मैं पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ, जो जिम्मेदारी मिली उसको बहुत पारदर्शिता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास किया। इसलिए लोगों ने कहा नहीं, ये लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो कुछ किया, बिल्कुल आज चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर आप नेता होने के नाते आपका दायित्व था, आप जिलाध्यक्ष थे, आपका दायित्व था कि कोई भी अगर मोर्चा का अगर वहाँ सदस्यता का अभियान है, आपको फोटो खिंचाना वहाँ पर आपका दायित्व था। और हर कार्यकर्ता की आशा होती कि मेरे जिलाध्यक्ष के साथ मेरा फोटो हो या मेरे बड़े नेता के साथ मेरा फोटो, तो उसमें आपका कहीं दोष हम नहीं मान रहे हैं। पर फिर जब आपके लिए दोष नहीं है तो फिर अख्तर सिद्दीकी जैसा जो अध्यक्ष था उसके माथे क्यों दोष मंडा गया? एक निवेदन और करूं, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा उनका जो आचरण व्यवहार किस प्रकार का था, जी, बहुत विस्तृत में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष का द्वारा, एक पार्टी के जिम्मेदार अध्यक्ष होते हैं, मोर्चे के अध्यक्ष होते हैं, समाज आपको बहुत पैनी निगाह से देखता है जी, लेकिन कुछ जगहों से शिकायत भी आई थी, आप चाहे मैं उसका प्रूफ दे दूंगा, अभी आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्ट आरोप नहीं लगूंगा जी, लेकिन आप मेरे साथ में चलना, किस प्रकार की धमकियां किन लोगों को दी गई। जी,
और इसकी सच्चाई भी हमने प्रयास किया। ये फोटो कहाँ से थे, इन फोटो को तैयार कराने में किन किन लोग, हमारी पार्टी कुछ लोग लगे हुए थे जी, ताकि इसको पूरे देश के अंदर वायरल कराकर हमको घेरने की कोशिश की। तो ठीक है, गुलाब जी कटार साहब और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व साथ में था। तो क्या चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि पार्टी कुछ लोग शामिल थे इसके अंदर? पार्टी के कुछ लोग जो सक्रिय सदस्य नहीं, अभी तो पार्टी के कार्यक्रम में कभी कभार आते थे, जो पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक विचारधारा से, उन लोगों का भी के अंदर स्पष्ट रोल था। जी, हमने फोटो निकलवाने की कोशिश की, किसने फोटो बनवाया, किसने क्या किया है, जी, पूरी जानकारी है। लेकिन अब विषय जा चुका है। जी, अब सांप मर गया और लाठी पीटने से कोई मतलब नहीं है। जी, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं को जिनको हमने जिम्मेदारी सौंपी, अगर वो अपनी पार्टी की कसौटी पर खरा नहीं उतरते हैं तो हमने निकट भविष्य में उनको किसी प्रकार की सूचना देना बंद कर दिया। मगर नहीं, ऐसे व्यक्तियों से पार्टी की बदनामी होती है तो हमने कहा नहीं, ये जो कुछ एक कतिपय लोग हैं वही 4 और 5। तो फिर उनको हटाया क्यों नहीं गया? आपके पास पावर थी, आप हटा देते। हमने इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखा, उसमें के उन्होंने किसी प्रकार का कोई निर्णय, इसलिए हमने हमारे स्तर पर एक भी सूचना इनको देनी नहीं। हमने किसी प्रकार की किसी बैठक में बुलाया। अंतिम और आखिरी सवाल, पूर्व में कार्यक्रम हमने रखा था जिसमें कांग्रेस के कुछ नेता ने आपके ऊपर आरोप लगाया था, आपने उस कार्यक्रम में आना उचित नहीं समझा, पर पिछले 6 महीने से आपको ऐसा लगता है कि उदयपुर न्यूज आपका विरोध करता है, तो आज चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं कि उदयपुर न्यूज हमेशा आपके साथ है। आप एक अच्छे जन नेता है और हमेशा आपने उसका परिचय दिया है। कोई व्यक्ति अगर आप पर आरोप लगा रहा है तो हमारा काम यह है कि हम एक पक्षी खबर ना चलाएं, आपसे भी उस पर स्पष्टीकरण लें ताकि जनता के बीच में किसी व्यक्ति के लिए एक पर्टिकुलर सोच ना बने। इसलिए चैनल के माध्यम से अगर आपको उस बात, किसी भी बात का अगर बुरा लगा हो तो हम खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं, आप ऑफिस पधारें। मैं आऊँगा भाई साहब। अब उस चैनल में भी कई चीज़ें हैं, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड कई बात बता दूंगा जी, क्योंकि जिन लोगों की हैबिट में इस प्रकार का है कि केवल और केवल आरोप लगाना। जी, अब मैं आपको निवेदन करना चाहूँ, 2 बार 3 बार लगा है, लेकिन अब आप पूछना चाह रहे हैं, आपने तो नहीं पूछना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। जी, नीरी की द्वारा पिछोला के अंदर सीवेज लाइन डालने वाला जो काम हुआ, नीरी संस्थान ने अपनी रिपोर्ट के साथ बनी। जी, उसमें तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे उसके, यूआईडी एजेंसी थी। जी, और नगर निगम के जब मैं सभापति था 2003 से पहले इस प्रकार का काम चालू हो गया था। जी, कई प्रकार की उसके अंदर एजेंसियां थी। आप एक बार रिकॉर्ड को देखें, केवल और केवल आरोप लगाना। जी, शीशे के मकान में बैठे हुए लोग दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। अपने आचरण, विचार, व्यवहार को देख लेना। उदयपुर के अंदर जो कुछ काम किया ना जी, और हमने तो उसमें भी कहा था जब कांग्रेस शासन के अंदर जी, कि अगर ये पिछोला के अंदर ये जो सीवरेज डाली है, किसने डाली है, किसके समय में, मैं किसी पर आरोप नहीं कर, आप तथ्यों के आधार पर बात करें। अब मैं ये इसको आप सोचेंगे मैं नहीं, मैं कहीं डरने वाला नहीं। मेरे जीवन में, सार्वजनिक जीवन में तो उसके शक्ति के तो हम खुद कायल हैं, आपकी जो भक्ति है, आपका जो आचरण है उसके हम खुद कायल हैं। और 6 वर्षों तक इस कांटों भरे तक पर बैठना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए भाई साहब, कोई ईश्वर की कृपा है जी, कार्यकर्ताओं का स्नेह है, मीडिया का मुझे समर्थन है जी, उनके विशेष मुझे मेरे से सीधे आदमी पे। मैं जब रामचरितमानस और जब गीता जैसे पाठ करता हूँ तो उसके अंदर जिसको अगर पढ़ते हैं उसका थोड़ा बहुत भी अगर आचरण नहीं करें जी, तो फिर बेकार है। जी, इसलिए कई बार कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं जी, मिथ्या आरोप भी लगते हैं जी, पर प्रभु राम जी पे छोड़ता हूँ। प्रभु मैं अगर मैंने गलती की है उसके सजा मुझे अवश्य देना। जी, और जो लोग मिथ्या, साजिश, षड्यंत्र जो आरोप लगा रहे हैं जी, आप उनकी बुद्धि को शुद्ध क्या करना। ब्राह्मणों का बड़ा नेता बनने की होड़ है ये, इसलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप? अब देखिए साहब, देखो मैं तो विप्र संगठन का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। विप्र तो है ना, पर जाति से विप्र हूँ जी। मुझे इस बात को कहने में गर्व की अनुभूति होती है जी, कि वास्तव में जिस कुल में मुझे जन्म मिला है उस समाज की जो मर्यादा होती है, उस समाज के जो संस्कार होते हैं जी, और एक विप्र का आचरण कैसे होना चाहिए, जी, नित्य कर्म से लगाकर, जी, पूजा पाठ से लगाकर, आचरण की शुद्धि, जी, और जो कुछ भी काम मिले उसके अंदर आपकी ईमानदारी, जी, तो ये विप्र को कैसे, और झूठ नहीं बोलना।
जी सबसे बड़ी बात। जी ये सब बार बार सब कहते हैं इसके अंदर, तो मैं प्रयास करता हूँ। उसने कहा ना, राम कथा के जय अधिकारी जिनके सतसंगति अति प्यारी, राम कथा के तई अधिकारी जिनके सतसंगति अति प्यारी। तो राम कथा के सुनते भी हैं, हम कई प्रकार के सत्संग भी करते हैं, और सत्संग में सुनकर केवल ध्यान तो अपना सत्संग के अंदर नहीं है, और एक दूसरे को नीचा गिराना, उसका करना, वो करना, बड़े बड़े मंच से भाषण दे देना, ये हमारा धर्म नहीं है जी। इसलिए मैं कहा है कि रामचरितमानस में प्रभु के इस बारे में आदरणीय हमारे मान्य अनेक वक्ताओं ने, अनेक धर्म गुरुओं ने, और अपने गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने लिखा है जी जिमि सरिता सागर में जाई यद्यपि ते कामना नहीं जी तिम सुख संपत्ति बिना ही बोला है धर्मशील पे जाए। इसमें धर्मशील ये नहीं मैंने टीका लगा लिया, मैंने माला फेर ली, मैंने पूजा पाठ कर ली, जी ये धर्मशील नहीं है। जिस प्रकार से नदियां अपने स्वाभाविक रूप से समुद्र में जाकर समाहित होती हैं, जी तिम सुख संपत्ति बिना, सुख और संपत्ति बिना ही प्रयास के धर्मशील पे जाए। धर्मशील मतलब अपन कई बार कहते हैं ना, अरे यार में थोड़ा राम धर्म रख दो भाई यार, तो आचरण में राम धर्म होना चाहिए, केवल दिखावा नहीं होना, दिखावा नहीं है जी। तो ये मेरा निवेदन है, इसलिए मैं आपका चैनल का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ जी। और क्योंकि उग्रसेन जी भाई साहब तो हमारे जी हमारे समय में हमारे इस पत्रकारिता के जगत में बहुत जी महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है। तो मैं कई बार अपने मन के अंदर बात को रख देता हूँ, लेकिन प्रयास ये करता हूँ कि अपन ने जो बात नहीं की है वो जो बार बार आती है ना, लोग मिथ्या आरोप भी लगाते हैं, तो मन के अंदर मैं राजनीति का खिलाड़ी नहीं हूँ। आप मेरी बात सुन, मंच है, मंच पर कोई भी कुछ भी कह के जाता है, इसीलिए स्पष्टीकरण लेने हम आपके पास आते हैं। बहरहाल हमारी विशेष मुलाकात थी रविंदर जी श्रीमाली से, जिन्होंने हर बात का स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया कि किस तरह से इनका कार्यकाल रहा, किस तरह से चुनाव प्रक्रिया यहाँ पर हो रही, उस पर भी बात कही, जो एज फैक्टर आ रहा था उस पर भी इन्होंने बात करी, और साथ ही में जो आरोप लगाए थे, सबसे पहली बात टाइपिस्ट के लिए बिल्कुल सीधे तौर पर कहा है, नहीं कहा है, नहीं कहा है, नहीं कहा है। साथ ही में अख्तर सिद्दीकी ने जो आरोप लगाए, जो अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष ने जो आरोप लगाया कि रविंदर जी भाई साहब की वजह, तो इनका कहना है कि उनकी वजह से इनके पूरी जो टीम है उसको एक ऊपर एक लांछन सा लगा है कि किस तरह से निष्क्रिय होकर उन्होंने काम करा, और बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया है हर बात को लेकर। और साथ ही में पूर्व में एक आरोप लगा था उस पर भी स्पष्टीकरण दिया, और साथ ही में एक हिदायत दी है कि कांच के महलों में रहने वाले कांचा सेठ दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, जो खुद कांच के महलों में रहते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और साथ ही में विप्र होने की बात पर कहा है कि हीरा जन्म ना पाओगे फिर सोचो कुछ हिसाब करो, जो सुख पाना है तो पहले शरण पड़ो श्री राम के, जिसके मन में राम नहीं वो काया है इस काम की। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।